हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है। देश के समस्त नागरिकों के लिए मैं यह डिक्लेरेशन करता हूं कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था और विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा के अधिकारों का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में यह विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। साथियों, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं कानून पढ़ाता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय अनिल भाऊ वानखेड़े जी, अमरावती महाराष्ट्र, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय, जिला एवं वार्ड स्तर के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उपासक एवं उपासिका और भारत देश के समस्त नागरिकगण, जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में चर्चा चल रही है और आज अनुच्छेद 88 यानी आर्टिकल 89, 88 और 89 आप लोगों के समक्ष प्रस्तावित है,
जिस पे चर्चा होनी है, तो आर्टिकल 88 में क्या है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही साहब, स्क्रीन पहली स्लाइड रुकी हुई है। ओके, फिर से करता हूँ। जी जी, शेयर हुई है। अब आई जी। तो 88 आर्टिकल 88 में क्या है? तो आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार बताए गए। सदन जो संसद है, सदन से आशय संसद से है, और सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के कौन कौन से अधिकार हैं। यानी कि जो सदन है, उस सदन में मंत्रीगण और महान्यायवादी क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को सदन में यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले शब्द रेड कलर से ब्रॉड कर दिया है ताकि समझ में आए। 3 शब्दों पर अगर हम फोकस करें कि मंत्री और महान्यायवादी को बोलने का अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। अगर सीधी सीधी बात करें तो प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा हो, जिसके अंदर या इनकी संयुक्त बैठक हो, दोनों की मिला जुला करके, उसमें इन्हें बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है, राइट टू स्पीक स्पेशल। यानी कि प्रत्येक मंत्री को, महान्यायवादी को लोकसभा में बोलने की अधिकार प्रदान किया गया है, राज्यसभा में प्रदान किया गया है, और जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हो रही हो तो भी संसद में उन्हें बोलने का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं दिया गया है, बल्कि कोई समिति अगर बनी हुई है और उस समिति में उस सदस्य का नाम दिया गया है, यानी कि ही इज द मेंबर ऑफ दैट समिति, कमेटी, तो उस कमेटी में भी वह बोलेंगे। और ना केवल बोलेंगे बल्कि उसकी जो कार्यवाही है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो अनुच्छेद 88 में हमने 4 शब्दों को कोट किया। पहली बात, मंत्री जी और महान्यायवादी को लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
या किसी समिति के सदस्य को उस समिति में बोलने का अधिकार है, और बोलने के साथ साथ अगर बैठक हो रही है तो वह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक उस मीटिंग में शामिल रहने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। अब ये बोलने और भाग लेने का अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि अगर जो है पार्लियामेंट के अंदर, संसद में मंत्री बोल ही नहीं सकेंगे तो फिर वो बोल भी नहीं पाएंगे। अगर आर्टिकल 88 नहीं होगा तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। रोक दिया जा सकता है कि भाई यू हैव नॉट राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। और अगर वह बोलने का ही अधिकार दिया जाए, भाग लेने का अधिकार नहीं ना दिया जाए, तो जितनी देर वहाँ उनका बोलने का टाइम है उतनी देर बोलेंगे, उसके बाद उनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो इसलिए इस आर्टिकल में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी कार्रवाई में भाग ले। इस तरीके से मंत्री जी और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और संयुक्त बैठकों में बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है, और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन राइट टू वोट उन्हें नहीं होगा। जैसे महान्यायवादी चाहे कि हम वोट दे दें किसी इशू पर, तो राइट टू वोट यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस आर्टिकल के आधार पर नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 89 है। 88 में मंत्री जी को और महान्यायवादी को बोलने और भाग लेने का अधिकार दिया गया, ताकि वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके और पूरी कार्रवाई में शामिल होकर के उसको समझ सके और सत्तानुसार बोल सके। परंतु अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति पद के संबंध में बताया गया। ये दो पोस्ट, जैसा कि हम कोई मीटिंग करते हैं सामान्य रूप से, तो उस मीटिंग के सफल संचालन के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्षता सौंपते हैं, जिसकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है। उसी तरीके से राज्यसभा में सभापति का एक पद होगा और उपसभापति का पद होगा। तो ये जो दोनों पद हैं, इन पदों पर किस व्यक्ति को बैठना है? कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो राज्यसभा का जो सभापति का पद है वह उपराष्ट्रपति जो भारत देश के होंगे वह उसके पदेन सभापति होंगे। यानी राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। इस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना करके एक पोस्ट पर उनको दायित्व सौंपा गया। उपसभापति की क्या स्थिति होगी? राज्यसभा
उपसभापति के पद पर किसी सदस्य को चुनेगी। राज्यसभा का सदस्य उपसभापति होगा और राज्यसभा के सदस्य को भी उपसभापति बनने का अवसर प्राप्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है उपसभापति बनने के लिए उपसभापति बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना ही चाहिए। अगर वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो फिर वह उपसभापति बनने की योग्यता नहीं रखता। यह क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, अपने सदस्य को, यानी कि शुड बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का उसको सदस्य होना ही चाहिए। और वही मेंबर जिसको जो राज्यसभा का सदस्य होगा उपसभापति चुना जा सकता है। तो यहाँ पर 2 पदों के ऊपर किसको जो है बिठाला जाए, यह व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 89 साफ साफ कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि संसद में 3 पार्ट होते हैं। संसद 3 जो है मुख्य बिंदुओं से बनी होती है। संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, संसद में लोकसभा शामिल होती है और संसद में राज्यसभा भी शामिल होती है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता, जिसमें प्रति 2 वर्ष में जो है इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के सदस्य, और लोकसभा हर 5 साल में अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद जो है नए निर्वाचित सदस्य उसमें आते हैं, नए जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा के उपसभापति कौन होंगे, इन सब व्यवस्थाओं को आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पे रखा गया है। तो आर्टिकल 89 सिर्फ इतना व्यवस्थित करता है कि राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होंगे, पदे सभापति होंगे, और उपसभापति कौन होगा, उपसभापति वो होगा जो राज्यसभा का सदस्य जिसे राज्यसभा चुनेगी। उपसभापति की क्या आवश्यकता पड़ती है, जब राज्यसभा के सभापति किन्हीं कारणों से उनका पद रिक्त हो जाए। मान लो राज्यसभा के सभापति नहीं है, राज्यसभा कैसे चलेगी, तो उपराष्ट्रपति जो है सभापति के माध्यम से चलेगी। अब राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जिनको राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, वह अपना पद कैसे छोड़ सकते हैं, इस संबंध में आर्टिकल 90 में व्यवस्था की गई है।
उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। तो उप सभापति कोई भी पद रिक्त क्यों होता है, उसके कई कारण होते हैं। पद को त्याग देने के भी कई कारण होते हैं, व्यक्ति अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है। कभी कभी पद से किसी व्यक्ति को हटाया भी जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं उनको आर्टिकल 90 में व्यक्त किया गया है कि उप सभापति की स्थिति इन तीनों बिंदुओं पर क्या हो। तो आर्टिकल 19 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा के उप सभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। पहला, इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं और हर 2 साल बाद निर्वाचित होते हैं, यह स्थायी सदन है। तो जो व्यक्ति का कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है और उसको सदन उप सभापति चुन देता है। जैसे किसी व्यक्ति का कार्यकाल जो है 6 महीने रह गया और राज्यसभा उसी व्यक्ति को उप सभापति के पद पर चुन देती है, क्योंकि राज्यसभा को यह शक्ति है कि वह उप सभापति के पद पर अपने बीच से किसी सदस्य को चुन ले। तो वह चुन लेती है, परंतु उस व्यक्ति का कार्यकाल 6 महीने रह जाता है। 6 महीने बाद उसका कार्यकाल पूरा होना है। तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने तक उप सभापति का पद धारित करे और 6 महीने बाद जब वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, छोड़ देगा, पद रिक्त हो जाएगा कार्यकाल पूरा होते। यदि राज्यसभा का वह सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अब किन्हीं भी कारणों से वह राज्यसभा का सदस्य ना रहे, किन्हीं भी कारणों से, जब तक वह सदस्य रहेगा तभी तक वह उप सभापति का पद धारित करेगा और जैसे ही वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है वह पद रिक्त कर देगा। इट इज डायरेक्शन। दूसरा, किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यहाँ पर रिजनेशन है कि कोई व्यक्ति से अगर जो है किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह इस पोस्ट को त्याग दे तो उसको उप सभापति का पद त्यागने के लिए सभापति को संबोधित करना होगा। सभापति कौन होता है? प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सभापति को एक त्याग पत्र संबोधित करते हुए लिखेगा, उसमें वह त्याग करने का आशय लिखेगा और फिर अपना हस्ताक्षर बनाएगा और हस्ताक्षर बना करके वह लेख पत्र उस सभापति यानी उपराष्ट्रपति को सौंप देगा और पद का त्याग कर सकेगा। वो जब चाहे तब यह पद का त्याग कर सकता है। जिस दिन से उप सभापति को राज्यसभा चुनती है उसके बाद से उसके कार्यकाल को पूर्ण करने के दौरान वो जब चाहे तब अपने उप सभापति के पद से
त्याग कर सकेगा। नेक्स्ट गा में क्या है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। तीसरा है रिन्यूअल, यानी कि यदि उप सभापति को हटाना है तो हटाने के लिए राज्यसभा में जो उस समय यानी कि तत्कालीन जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उन सदस्यों के बहुमत के आधार पर उप सभापति को हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा में यदि किसी व्यक्ति को यह पाया जाता है कि यह दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, राज्यसभा यह समझती है और राज्यसभा के सदस्यों में अधिकतर बहुमत से यह सदस्य जो सहमत हो जाते हैं कि उप सभापति को हटा दिया जाए, क्योंकि ये इज नॉट सुटेबल, वह उपयुक्त नहीं है, अपने कार्य को उचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य में से जो बहुमत है, बहुमत के आधार पे संकल्प वहां पे रखा जाएगा और संकल्प फिर पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा कि हाँ हटा दिया जाए बहुमत से। तो फिर वह व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए उप सभापति के रूप में चुना गया था वह हटाया जा सकता है। परंतु खंडग्राह के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यहाँ पर ये कंडीशन है, एक कंडीशन यह है किसी भी जो है उप सभापति को हटाने के का अगर जो है इरादा राज्यसभा के सदस्य रखते हैं तो पहला कि उन्हें इस संकल्प का प्रस्ताव पेश करना होगा और पेश करने से पूर्व 14 दिन पहले उन्हें जो है सूचना देनी होगी कि हम उप सभापति के को जो है हटाने का संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। और सूचना अगर दे दी गई है तो 14 दिन बाद जो है उस प्रपोजल पे को हटाने के प्रपोजल पर राज्यसभा विचार करेगी और विचार करने पर जो है बहुमत अगर पाया जाता है तो हटा देगी और अगर बहुमत नहीं पाया जाता है तो फिर उसको हटाया नहीं जा सकेगा। ये यहाँ पर बात है। अगर 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई है, तत्काल प्रस्ताव ला करके संकल्प को हटाना चाहें तो भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि तो एक कंडीशन ये भी है कि 14 दिन पूर्व जो है सूचना कम से कम जो है इस आशय की देनी होगी। इस तरीके से उप सभापति को पद पर किस तरीके से हटाया जा सकता है, किस तरीके से वह त्याग पत्र दे सकते हैं, किस तरीके से जो है उनको इस पद पर बहुमत के आधार पे हटाया जा सकता है, इस संबंध में आर्टिकल 90 के अंदर जो है बताया गया है। तो यहाँ से जो है यह लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को संक्षेप में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 88 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 88 में
यह बताया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं, प्रत्येक मिनिस्टर्स मंत्री हैं, उनको संसद के दोनों सदनों में बोलने के लिए और दोनों ही सदनों में चल रही कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अगर संसद का कोई सदस्य, लोकसभा का, अभी हम लोकसभा चल रहा है, तो लोकसभा का सदस्य अगर किसी समिति में है और वह समिति की बैठक लोकसभा में हो रही है, तो वह संसद का सदस्य जो मंत्री है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और बोलेगा। इसी प्रकार से मंत्री जी को राज्यसभा के अंदर बोलने का अधिकार है, चल रही कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, और अगर किसी समिति में नॉमिनेशन है, उनका नाम नॉमिनेट किया गया है, तो वह उस समिति में बोल सकते हैं और मीटिंग में भाग ले सकते हैं उसकी कार्रवाई में। दूसरा है कि मंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त मीटिंग अगर हो रही है, उसमें भी बोल सकते हैं और उसमें भी भाग ले सकते हैं। यही शक्तियां महान्यायवादी को प्रदान की गई हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे कि हर तरह का फैसला वोट से होता है। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर फैसला होता है और बहुमत साबित करने के लिए वोट देने का यानी मत देने का अधिकार होता है, परंतु यहाँ पे महान्यायवादी को इस आर्टिकल के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है आपका 89 के अंदर सिंपल सी दो बातें बताई गई हैं। पहली कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति ही होगा, उपराष्ट्रपति ही होगा, वह पदेन सभापति है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो, कोई समस्या आ जाए तो फिर मीटिंग कैसे होगी, तो उसके लिए उपसभापति की व्यवस्था की गई है। इसलिए उपसभापति की व्यवस्था यह की गई है कि राज्यसभा अपने ही बीच से किसी सदस्य को उपराष्ट्रपति के जो है अपने ही बीच से किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेंगे। इस तरीके से राज्यसभा के अंदर दो पोस्टों का निर्माण हो गया, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। सभापति की पोस्ट उपराष्ट्रपति होंगे और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य मिल सकते हैं। आर्टिकल 19 में ये जो उपसभापति बनाए गए हैं, इनके हटाने की व्यवस्था की गई है कि कैसे इनको हटाया जाए। तो इनको हटाने के लिए कुछ तरीके अडॉप्ट किए गए। पहला कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया, ये स्वतः पद खाली कर देते हैं। भाई जैसे हम लोग का रिटायरमेंट हो जाए, नौकरी कर रहे रिटायरमेंट हो गया, वैसे खाली कार्यकाल पूरा हो गया, अब बने रहेंगे नहीं, हम तो पढ़ाएंगे ही, छोड़ेंगे ही नहीं, तो ये संभव नहीं। इसी तरीके से
राज्यसभा का सदस्य जब वह व्यक्ति नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देता है। और खाली करने के साथ साथ अगर उसकी मर्जी नहीं है उपसभापति बने रहने की तो वह फिर अपना त्याग पत्र सभापति के नाम पर संबोधित करते हुए सभापति को त्याग का आशय क्लियर करते हुए त्याग पत्र प्रेषित करता है जिसमें उसका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट ये है कि अयोग्य व्यक्ति आ जाए, विधि विरुद्ध व्यक्ति आ जाए, संविधान विरोधी व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उपसभापति के पद पर आसीन हो जाए और तब राज्यसभा भाई वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और त्याग पत्र वो दे नहीं रहा तो बना रहेगा क्या? जबरदस्ती है क्या? कार्यकाल पूरा नहीं हुआ त्याग पत्र देना नहीं उसे तो जबरदस्ती बना रहेगा क्या? बना ही रहेगा अगर ये 90 गा न लिखा जाए तो इसलिए 90 गा लिखा गया है कि राज्यसभा बहुमत के आधार पर राज्यसभा बहुमत के आधार पर उपसभापति को हटा सकेगी, परंतु शर्त यही है कि उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में 14 दिन पूर्व प्रेषित किया जाना चाहिए। कम से कम 14 दिन पूर्व उसको हटा जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए और उसके बाद जो है उस पर उसको रिमूवल करने के लिए हटाने के लिए जो है कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इस तरीके से उपसभापति की नियुक्ति और अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 19 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और लेक्चर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो है आगे 91, 92, 93 और 94 पर चर्चा होगी। यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय आगे की कार्रवाई आरंभ करें। हाँ, धन्यवाद साधु सर। प्राध्यापक आरसी धीमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से अनुच्छेद 88 का महत्व कहा। 88 के महत्व अनुच्छेद 88 में कहा कि मंत्रियों को सभागृह राज्यसभा में जवाबदारी बोलने की ये रहती, मतलब उसको बंधनकारक रहता। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति यह उपराष्ट्रपति ही होगा, ये पदसिद्ध अध्यक्ष रहता उन्होंने कहा। और अनुच्छेद 90 में उपसभापति पद होना है, त्याग और पद से उन्होंने बहुत जबरदस्त संविधान, ये तीनों अनुच्छेद की 88, 89, 90 की बहुत ही अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन आज के वेबिनार में भी मिली। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद वो सम्माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष साहब जुड़े गए हो। आज की सभा के अध्यक्ष के बौद्ध साहब के बौद्ध साहब तो जुड़े हैं।
जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब है। आज के सभा के अध्यक्ष। आज के सभा के अध्यक्ष माननीय सम्माननीय के बौद्ध साहब बिहार, वो अपनी बात रखे। अध्यक्षीय भाषण। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। जी आ रही है। जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त महापुरुषों को नमन। परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज आपने एक सुना, इसमें दो इम्पोर्टेंट बात थी कि मंत्री को कमेटी में बोलने का अधिकार है, तो सोचने की बात है, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। और जो न्यायवादी का है, मतलब जो जिसको आप एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जो इंडिया का एक पोस्ट होता है, उनको भी बोलने का अधिकार है, सजेशन देने का अधिकार है, लेकिन उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं। फर्क देखिए, मंत्री, यही तो पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर यही है। पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि किनको क्या अधिकार मिलेगा, संविधान में नहीं थे। उनको डिस्कस करने का अधिकार है, सजेशन जो देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निर्णय केवल और केवल वोटिंग से होता है। यही पार्लियामेंट सिस्टम का खूबी है। ये बात। दूसरी बात, ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्यों? वोटिंग का महत्व दिया गया, और वोटिंग का महत्व जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना। अभी किसी जमाने में इंग्लैंड, जो पूरा इंडिया और पूरे दुनिया में शासन किया, उस इंग्लैंड में भी सभी को वोट देने का पावर नहीं था। इतिहास है। इंग्लैंड जैसे देश में भी सभी को वोट देने का पावर नहीं था कि वोट वही दे सकते हो। दूसरा, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो टैक्स पेयर हो, मतलब इतना धनाढ़ हो, इतना काम करता हो, कमाता हो कि टैक्स पे करता है, इसका मतलब कि माइंड है इसलिए वो करता है। करने में लोगों को क्वालिटी देखा गया था। और ये बीमारी यहां भी आने वाली थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग पावर पर निर्णय होने लगा, डिस्कशन होने लगा, तो सभी लोगों ने बोला कि अनपढ़ आदमी वोट देके क्या करेगा। ऐसा डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर थे और उन्होंने अंत तक अडिग रहे। बोले कि भाई अनपढ़ आदमी को कुछ जानता ही नहीं, उसको वोट देने का पावर देने से क्या फायदा। तो लेकिन समझाते बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्टर असेंबली में कोटेशन है, तो एक महाविद्वान व्यक्ति से बेहतर निर्णय होगा। इसे, क्योंकि प्रजातंत्र है ये क्वालिटी तंत्र नहीं था। नहीं तो कोई आदमी वोट ही नहीं देगा, तो किसी को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, वो उसका प्रतिनिधित्व जाएगा नहीं। तो शासन तो फिर जैसे पहले राजा महाराजा का शासन होता था, वैसे इंटेलेक्चुअल का शासन होगा। इसलिए यहाँ बोलते भी लोग हैं कि डेमोक्रेसी जो है पर लोगों का अपना कल्याण के लिए है ना। बुद्धिमान तो अब ज्यादा, जोर से ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। तो कहने मतलब बोल चाल के भाषा में हमें समझना चाहिए कि संविधान में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि वोटिंग पावर सभी नागरिकों को दिया गया, ताकि जो एमए पीएचडी गोल्ड मेडल है उसको भी एक ही वोट मिलेगा, और जो अंगूठा टेक है उसको भी एक ही वोट मिलेगा, क्योंकि सभी मानव हैं, सभी मानव बराबर है और समान अधिकार होगा इसके तहत। बाकी तो आपके अनुच्छेद बाय अनुच्छेद, आर्टिकल बाय आर्टिकल माननीय आरसी धीमान जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। हम लोग इसको कंटिन्यू करें, है ना। इसी साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।
धन्यवाद के बौद्ध साहब ने अध्यक्ष भाषण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ मतदार अधिक, जब संविधान बनाने की जब बात आई थी तब ब्राह्मणवादी लोग बोल रहे थे कि वोट का अधिकार टैक्स पे करने वाले को, इनकम टैक्स पे करने वाले को मिलेगा, जो दूसरा नंबर में पदवीधर है उनको मिलेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो प्रौढ़ है, जो देश का पढ़ा लिखा न होने के कारण भी, लेकिन वो प्रौढ़ है, तो उसको प्रौढ़ मताधिकार के तहत सभी को अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दर्ज किए। बहुत बड़ी बात माननीय के बौद्ध साहब ने कही। धन्यवाद। इसके बाद मैं माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध को ये करता हूँ कि वो सभ्य सत्ता सुखी अंतों का कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। सभी साथियों को